वेलकम टू जेके स्टडी लवर। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट नंबर 1। गाइस, हमारे चैनल पर ऑलरेडी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज़ मेड ऑफ। दोस्तों, ये आपने बताना है कि अकाउंट में हमारे पास जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो कौन सी होती है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आप अपना आंसर नोट कर लें। क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, या ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, या बोथ एंड बी होता है, या कि डी होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। तो गाइस, आप अपना आंसर नोट कर लें। आप नोटबुक साथ में रख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगे कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है तो वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं बाद में। तो गाइस, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर अकाउंट्स में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल होती है। ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकें मनी में, इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको हम कर सकें मेज़रमेंट उसकी, तो वो हमारे पास होती है उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हमारे पास यूज़र हैं वो एक्सटर्नल हैं। आपको पता है कि 2 तरह के यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, एक होते हैं इंटरनल यूज़र और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से एक्सटर्नल यूज़र अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन हैं। सो गाइज, इसका आंसर आप नोट कर लें। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ दी अबो। देखिए, अगर आप देखेंगे रिसर्चर भी वो जो होते हैं वो भी हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। गवर्नमेंट भी होती है, वो भी एक्सटर्नल होते हैं। टैक्स अथॉरिटी, ये भी होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जनरली होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो भी हमारे पास वो काम करने वाले जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, इंटरनल होते हैं। और जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं ये है एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्डिंग अकाउंट इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पे आपने बताना है कि बिल्डिंग अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है। क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दिस है। आप अपना आंसर मार्क कर लें। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो है रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट जो है हमारे पास वो होता है रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। रियल अकाउंट में हमारे पास टेंजिबल और इंटेंजिबल आते हैं, और बिल्डिंग हमारे पास टेंजिबल में आता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी अगर बात करें हम, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास ये जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी यहाँ पर नाम जो हो सकता है, जैसे राम, श्याम हो गया हमारे पास, ये ऐसे अगर एक नेम आए किसी भी चीज़ का तो वो हमारे पास हो जाता है पर्सनल अकाउंट। और अगर हमारे पास रियल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, रियल अकाउंट में हम टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया पेटेंट हो गया, ये हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, ये हमारे पास होते हैं इंटेंजिबल। और बिल्डिंग, मशीनरी एक्स्ट्रा, ये होते हैं हमारे पास टेंजिबल, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल में हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, और ये होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेंस वगैरह, ये नॉमिनल अकाउंट में होती हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रियल अकाउंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर इज़, ये आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, सी है हमारे पास बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, डी है नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि जो हम रिपेयर चार्ज करते हैं ऑफिस ओल्ड फर्नीचर, अगर ऑफिस ओल्ड फर्नीचर है हमारे पास, उसको हमने रिपेयर करवाया तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा हमारे पास। क्या वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, या कैपिटल एक्सपेंस है, या बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल है, या नन ऑफ दिस है। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास कैपिटल
एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस होता है हमारे पास ये ऑफिस ओल्ड फर्नीचर। देखिए ऑफिस का जो ओल्ड फर्नीचर होता है हमारे पास, ये हमारे पास जनरली एक एसेट होता है हमारा। तो ये हम जब इसके लिए चार्ज करते हैं तो ये हमें मोर देन 1 ईयर के लिए फ़ायदा देता है, ठीक है। मतलब नॉन रेकरिंग होता है ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो नॉन रेकरिंग होती हैं, जिन पर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है, वो हमारे पास होती हैं कैपिटल एक्सपेंस उनको बोलते हैं, ठीक है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो रेकरिंग होती है, मीन बाई ईयर हमें उनके ऊपर एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो होती हैं हमारे पास, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विदड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस। ऑप्शन नंबर ए है ऑनर इक्विटी एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर बी है बोथ एसेट एंड ऑनर इक्विटी। ऑप्शन नंबर सी है एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ एसेट एंड ऑनर इक्विटी। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ये राइट आंसर। दोस्तों ये कैसे होगा, देखिए विड्रॉल बाई प्रोप्राइटर इसको हम जनरली बोलते हैं, विड्रॉल बाई जो प्रोप्राइटर होता है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ये हमारे पास होती है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग क्या रिड्यूस करेगी, ड्राइंग हमारे पास रिड्यूस कर देती है बोथ एसेट भी और ऑनर इक्विटी भी, ठीक है। ऑनर इक्विटी मतलब कैपिटल जो होती है हमारे पास वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और जो हमारे पास एसेट मीन कैश, क्योंकि ड्राइंग में क्या होगा हमारे पास कैश निकालेगा जो होगा, ऑनर कैश निकालेगा। तो कैश निकालने की वजह से क्या होगा हमारे पास एसेट कम हो जाएगा, और एसेट जब कम होगा तो ऑनर इक्विटी भी ऑटोमेटिकली, जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की होगी, मतलब जो उसने पैसा लगाया है वो कैपिटल, वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी, ठीक है। तो राइट आंसर बी है इसका, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे पास प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज कार्ड। सो इसका आप आंसर नोट कर लें। इसका ऑप्शन नंबर ए है वेरिफिकेशन, बी है ऑब्जर्वेशन, सी है वॉचिंग, डी है इंस्पेक्शन। सो राइट आंसर है इसका दोस्तों वॉचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो वॉचिंग इज़ द राइट आंसर। जो हम चेक करते हैं एविडेंस ऑफ एंट्रीज जो बुक्स में हुई हैं, एंट्री के नहीं, उसको बोलते हैं, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉचिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ एन आइटम ऑफ, जो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कौन सी आइटम होती है, वो क्या हमारे पास वो फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है या फिक्टिशियस एसेट है या इंटेंजिबल एसेट, ये आपको बताना है इसमें से कौन सी है। सो राइट आंसर इसका है हमारे पास दोस्तों करंट एसेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हमारे पास, जैसे हमने अगर स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो हमारे पास जब हमने मीन अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो उसके बाद जो भी हमारे पास चीज़ें बची हुई हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल हमने दिसंबर 31 को हमने अगर दोस्तों मान लेते हैं अगर अपना बिज़नेस बंद किया, तो उस वक्त जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जनरली हमारे पास एसेट का काम करते हैं। जब हम नया अकाउंटिंग पीरियड जब दोबारा हम ओपन करते हैं, तो वो जनरली करंट एसेट का काम करते हैं। तो राइट आंसर इसका है बी, करंट एसेट, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग दी सीटिंग कैपेसिटी इन ए कोचिंग सेंटर। मीन अमाउंट स्पेंड हुआ सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कोचिंग सेंटर का, ठीक है। तो वो कौन सा हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा, आपको बताना है। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि ये हमारे पास नॉन रेकरिंग है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक बार हमने कर दिया तो ये दोबारा नहीं होगा, मीन हर ईयर नहीं हमें करना पड़ेगा। तो ये नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देगा, ठीक है, तभी इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रेकरिंग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारे पास अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर होते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो ये जनरली होते हैं हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड जो होते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस, वो होते हैं जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो राइट आंसर इसका है ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास लेजर इज़ ए बुक ऑफ। आपको बताना है कि लेजर को हम क्या बोलते हैं, या ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, या नन ऑफ दीज। सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर इसका है सेकेंडरी एंट्री, ठीक है। लेजर को हम बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सो ओरिजिनल एंट्री किसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारे पास जर्नल।
जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर होगी हमारे पास बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस। नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है, तो ये क्लियर आपके सामने है आंसर। आपको फार्मूला लगाना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का वही हमारे पास होता है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा? इनकम एंड गेन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर डेबिट पूछा होता तो यहाँ पे हम आता हमारे पास एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारे पास, रियल अकाउंट ऑलवेज शो। दोस्तों आपको बताना है कि रियल अकाउंट हमारे पास कौन सा बैलेंस शो करते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि रियल अकाउंट में ऑलवेज हमारे पास क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। दोस्तों कैश बुक ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटेंसी के लिए। सो कैश बुक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैश बुक को क्या रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं? क्या वो हमारे पास रेसिप्ट ओनली यूज़ करते हैं, रेसिप्ट के लिए, या पेमेंट के लिए, या कैश एंड क्रेडिट सेल के लिए, या फिर ऑल कैश, ऑल रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश? सो राइट आंसर आप नोट कर लें, राइट आंसर है इसका ऑल रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, मीन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कैश बुक में हमारे पास आपने पढ़ा होगा, कैश बुक में ऐसे होते हैं। कैश बुक में हमारे पास डेबिट साइड होती है एक, और एक होती है क्रेडिट साइड। हम लेते हैं डेबिट साइड में कौन सी दोस्तों? रेसिप्ट। एक होती है रेसिप्ट वाली साइड और दूसरी होती है पेमेंट वाली साइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो भी हम कैश वाली ट्रांजैक्शन होती हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, नो हम क्रेडिट वाली कोई भी चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो कैश रेसिप्ट, जो कैश आया और कैश गया, वही हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक है, ओनली कैश रिलेटेड थिंग्स रिकॉर्डेड होती हैं इसमें। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज़ नॉट पोस्टेड इन लेजर। कौन सी इसमें से ट्रांजैक्शन है जो हम लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों आप राइट आंसर इसका नोट कर लें, राइट आंसर है इसका विदड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, विदड्रू फ्रॉम बैंक कैसे? ये हमारे पास, इसको हम पोस्ट नहीं करेंगे लेजर में, ये लेजर में पोस्ट नहीं होगी। ये जो सभी हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें, पहले ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, विदड्रू फ्रॉम बैंक फ्रॉम पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ आ गया तो ये क्या है दोस्तों? ये है ड्राइंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आ गई, ये भी है पर्सनल यूज़ के लिए, ये भी आ गई ड्राइंग्स। ठीक है, ये ड्राइंग्स आ गई, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो विदड्रू फ्रॉम बैंक है, ये हमारे पास एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ये आप याद रखना, एक हमारे पास क्या है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। और आपको याद रखना होगा कि कॉन्ट्रा एंट्री जो कि होती है वो हम जनरली पोस्ट नहीं करते हैं लेजर में, वो लेजर में पोस्ट नहीं होती। सो एक पॉइंट आप याद रखना ना कि कॉन्ट्रा एंट्री इज़ नॉट पोस्टेड इन लेजर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विदड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, इफ़ द डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट एस्पेक्ट। ये याद रखना, अगर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन की हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या क्या बोलते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर हमारा इसका है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अगर डेबिट और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड में तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये देखिए, अगर कैश बुक है ऐसी, ठीक है, यहाँ पे अगर डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड, यहाँ पे हमारे पास होती है रेसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट साइड होती है, और यहाँ पे भी अगर रिकॉर्ड हो, ठीक है, और इधर इस साइड डेबिट साइड भी रिकॉर्ड हो और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, या इसको जनरली इंडिकेट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सी लिखा जाता है इसमें लेजर फोलियो में। ठीक है, इसको इंडिकेट किया जाता है सी लिख के। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि ट्रायल बैलेंस चेक्स। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होती है एक, तो वो क्या चेक करती है? वो चेक करती है हमारे पास दोस्तों अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ए बुक, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ये इसकी डेफिनेशन भी है दोस्तों, एनसीईआरटी में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ठीक है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। जो ड्राइंग्स जो होती हैं वो हम किससे डिडक्ट कर देते हैं? दोस्तों आपको पता होगा ड्राइंग्स हम ये जो होती हैं किससे हम डिडक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या है। सो राइट आंसर इसका है कैपिटल। ठीक है, जो भी हम ड्राइंग करते हैं, जो भी ऑनर अगर विदड्रा करेगा पैसा पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो वो
उसको हम डिडक्ट कर देंगे किससे, कैपिटल से, ठीक है। सो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, जो कि हमारे पास BRS होती है, वो कौन प्रिपेयर करता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है। सो राइट आंसर है इसका, आप नोट कर लें, राइट आंसर है इसका कस्टमर, ठीक है। कस्टमर हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। चलते हैं आगे दोस्तों। व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी BRS से हमने लिया हुआ है क्वेश्चन। व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक आर, डायरेक्ट पेमेंट जो होती है बैंक, वो हम क्या करेंगे। सो राइट आंसर है इसका ऐड हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसका उल्टा याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप पहले ले सकते हैं कैश बुक, ठीक है, कैश बुक ऐसे याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये इसको भूल जाएँ, आप पासबुक को भूल जाएँ, यहाँ पर अगर होता हमारे पास कैश बुक, तो हम क्या करते, कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो बैंक ने क्या कर दिया, डायरेक्ट पेमेंट कर दी। अब बैंक ने कर दिया मीन कि पासबुक में से पैसा कम हो गया, हमने क्या करना है कि कैश बुक में से कम करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एज पर कैश बुक की, यहाँ पर पासबुक है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैश, अगर कैश बुक के हिसाब से रहते हम तो क्या करते, माइनस करते, लेकिन ये पासबुक है तो हमने क्या करना है, कैश बुक का उल्टा कर देना है, ठीक है। अगर कैश बुक के हिसाब से हम देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते, अगर कैश बुक लेते तो फिर ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, और यहाँ पर है इसका उल्टा हमने चलना है, मीन पासबुक में ऐड करना है, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका ए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन ईयर, पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में पास हुआ दोस्तों। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1932। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं, करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल आर। दोस्तों ये आपने याद रखना है, ये इसका आप आंसर नोट कर लें, ये भी हमारे पास क्वेश्चन पार्टनरशिप में से ही है, ठीक है। सो करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं पार्टनर का, जब हमारे पास कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग होगी, फिक्स्ड होगी, आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दीज, आप नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास फिक्स्ड, ठीक है। जब हमारे पास कैपिटल जब फिक्स्ड होगी दोस्तों, तब हम ओपन करते हैं, तब हम इसको जनरली ओपन करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट को हम ओपन करते हैं फिक्स्ड में, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और करंट अकाउंट जनरली फिक्स्ड में हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन करते हैं और कैपिटल अकाउंट भी ओपन करते हैं, ठीक है। एक करंट होता है और एंड कैपिटल अकाउंट भी ओपन होता है। लेकिन जब हमारे पास हम अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, सो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर क्या होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर क्या होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास 2, ठीक है। मिनिमम हमारे पास 2 होते हैं और मैक्सिमम आपको याद रखना है, मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनर, ठीक है। 50 होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं 2, ठीक है, ये याद रख लेना आप। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ यूज्ड टू फॉर्म ए बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कौन सी एग्रीमेंट रिटन होती है, ओरल होती है, रिटन या फिर ओरल, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास रिटन और ओरल, हम इनमें से रिटन हो सकती है या फिर ओरल हो सकती है। जनरली यहाँ पर रिटन प्रेफर की जाती है, लेकिन वो कोई भी हो सकती है, रिटन या फिर ओरल भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल अकाउंटिंग अप्रोच, इनमें से कौन सी सोशल अकाउंटिंग अप्रोच आपको बतानी है। पिक्टोरियल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, बोथ हैंड बी, नन ऑफ दी। सो राइट आंसर है इसका बोथ हैंड बी, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग में दोनों होती हैं, क्लासिकल अप्रोच भी होती है और पिक्टोरियल अप्रोच भी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, PFMS इज़ मैनेज बाई, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कौन मैनेज करता है। सो इसका आप राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑफिस ऑफ CGA, ठीक है। इसको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को हम बोलते हैं दोस्तों, याद रख लेना, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, CP, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि डेवलप की गई थी हमारे पास, किसने डेवलप की थी, ये डेवलप की थी दोस्तों ऑफिस ऑफ CGA ने डेवलप की थी, ठीक है। CGA मीन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि किसके अंडर आता है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है, यह याद रख लेना आप। अब दोस्तों एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ इसका, हाँ, इसको यहाँ पर लिंक कर दिया गया है
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया गया है विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, जिसको हम बोलते हैं ई कुबेर। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना आप, ई कुबेर बोलते हैं उसको, EKUBER। एग्जामिनेशन के पॉइंट से यहाँ पर हो सकता है इंपॉर्टेंट ये। अच्छा चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, फॉलोइंग में भी रिगार्डेड एज ए समरी बजट, इनमें से कौन सा समरी बजट है, आप नोट कर लें जल्दी जल्दी। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास मास्टर बजट को हम बोलते हैं समरी बजट, समरी बजट बोलते हैं मास्टर बजट को। जब हमारे पास हमारे पास जो फंक्शनल बजट जब प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं मास्टर बजट को। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर, इनकम टैक्स एक्ट किस ईयर में हमारे पास केम इनटू फोर्स हुआ, तो ये याद रख लेना, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1962। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। गाइज आप अपना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर बताइएगा, क्वेश्चन ईजी थे तो आप ज़रूर बताएं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि टोटल ऑफ द डायरेक्ट कास्ट इज टर्म्ड एज, जो टोटल डायरेक्ट कास्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कास्ट बोलते हैं, वर्क कास्ट बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं, कि कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास दोस्तों प्राइम कास्ट। टोटल ऑफ दी जो होती हैं हमारे पास डायरेक्ट कास्ट उनको हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। देखिए यहाँ पर कास्ट के हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा कास्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, कास्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो हमारे पास होता है मटेरियल होता है, फिर होता है लेबर, और उसके बाद हमारे पास होता है एक्सपेंस। ठीक है, ये 3 एलिमेंट होते हैं कास्ट के। अब जब हमारे पास जब हम करते हैं डायरेक्ट कास्ट, जब हम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, जब करते हैं लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जब हम करते हैं, तो ये हमारे पास होता है प्राइम कास्ट के इक्वल। ठीक है, अब जब इनडायरेक्ट लेते हैं, जब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ओवरहेड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। और डायरेक्ट जब आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है हमारे पास टोटल ऑफ डायरेक्ट कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट आप याद रख लेना, इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इन इंडिया द GST बेस्ड ऑन डुअल मॉडल GST जो डुअल मॉडल है, जैसे स्टेट अलग अपना इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर अलग करता है, तो ये डुअल मॉडल है इंडिया में। सो ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर कि ये हमने किस कंट्री से लिया हुआ है। ठीक है, सो आप अपना आंसर नोट कर लें। सो राइट आंसर है इसका कनाडा। ठीक है, कनाडा से हमने ये लिया हुआ है डुअल मॉडल। सो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि सबसे पहले जो GST इम्प्लीमेंट हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था, तो वो हुआ था हमारे पास फ्रांस में। फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसमें हमारे पास GST जिसने लाया था। ठीक है, और इंडिया में कौन सा मॉडल है, डुअल मॉडल है, जो हमने किससे लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, कनाडा इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ सूटेबल फॉर, प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है ये हमने मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है वहाँ से लिया हुआ है कॉस्टिंग। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये किसके लिए सूटेबल होता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको बताना है कि ऑयल के लिए होता है, ऑयल रिफाइनरी फर्म के लिए होता है, शुगर इंडस्ट्री के लिए होता है, टॉय मेकिंग के लिए होता है, कि हॉस्पिटल के लिए होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास A एंड B, यहाँ पर बोथ एंड B है। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, यहाँ पर बोथ एंड B आप नोट कर लेना, बोथ A एंड B, यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, बोथ एंड B के लिए होता है। ऑयल रिफाइनरी के लिए भी हम कौन सा मेथड होता है कॉस्टिंग के लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग। शुगर के लिए भी प्रोसेस होता है। अब ये नोट कर लें, टॉय के लिए हमारे पास होता है, आपने पढ़ा होगा बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग होता है टॉय के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए जनरली होता है हमारे पास ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था, इसका बोथ एंड बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए लोन इज़ ग्रांटेड फॉर ओनली 1 डे इट इज़ कॉल्ड, जब हम लोन ग्रांट करते हैं ओनली 1 डे के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। सो राइट आंसर है इसका दोस्तों कॉल मनी, इसका राइट आंसर है कॉल मनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कॉल मनी जब हम 1 डे के लिए ग्रांट करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, और सेकंड डे में ये रिटर्न करना होता है उसको हम बोलते हैं वो लोन जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी क्या होता है दोस्तों, नोटिस मनी जो मोर देन 1 डे के लिए होता है इन लेस देन 14 डेज, मोर देन 1 डे से मोर होता है लेकिन लेस देन होता है 14 डेज़, 14 डेज़ के अंदर अंदर हमें देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। अब ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल इनको हम टी बिल्स भी बोलते हैं दोस्तों। इनकी मेजोरिटी होती है हमारे पास लेस देन ए ईयर होती है,
लेस देन ईयर होती है, ठीक है, लेस देन ईयर होती है। और लास्ट हमारे पास है कमर्शियल। तो ये क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं दोस्तों, बिल्स ये होते हैं। इनकी मैच्योरिटी होती है 7 डेज़ टू 1 ईयर, ठीक है, 7 डेज से 1 ईयर होते हैं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।